से श्रीमान संजय गुप्त जी, मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान ओम जी माथुर जी और आज के कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं जागरण को बधाई देना चाहता हूं कि आज कम से कम यूपी का जो आने वाला चुनाव है उसका एजेंडा क्या होगा वो बताने के लिए सभी पार्टियों को उन्होंने मंच दिया है। और मैं मानता हूं मित्रों कि बहुपक्षीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर हर पार्टी ने अपना एजेंडा, हर पार्टी ने अपना विचार, हर पार्टी ने अपना चुनावी मुद्दा जनता के सामने रखना चाहिए। और अगर ये मुद्दों के आधार पर चुनाव होता है तो उसके परिणाम भी अच्छे होते हैं और जो फिजूल के मुद्दे हैं वो साइड पर धीरे धीरे खिसकते जाते हैं। जागरण का ये प्रयास कितना सफल होगा मुझे मालूम नहीं है, मगर अभिनंदनीय निश्चित है, ऐसा मैं मानता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के चुनाव का अपने आप में एक राजनीतिक महत्व रहता है। हमेशा से कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर गुजरता है। देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी आबादी यहां रहती है। अवध क्षेत्र से लेकर गंगा, जमुना, काशी, मानो देश की आत्मा ही यहीं बसी है और सालों तक यहीं से पूरे देश में संदेश गया, यहीं से सभ्यता गई, यहीं से संस्कृति गई और यहीं से समाज के अंदर संदेश गए। मगर आज राजनीतिक महत्व के साथ, सांस्कृतिक महत्व के साथ विकास की दृष्टि से भी यूपी का अपना एक महत्व है। अगर हम चाहते हैं कि भारत का विकास हो, भारत एक विकसित राष्ट्र बने, भारत डबल डिजिट ग्रोथ रेट को एक लंबे समय तक अचीव करता रहे, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में विकास करने वाली सरकार आए। अगर उत्तर प्रदेश के हर गांव में सड़क पहुंचती है, हर कस्बे में सड़क पहुंचती है, उत्तर प्रदेश में के हर गांव में, हर घर में क्वालिटी बिजली पहुंचती है, हर गांव में शौचालय बनता है, हर गांव में अच्छी शाला बनती है, स्वास्थ्य केंद्र बनते हैं, एम्बुलेंसों का जाल बुन दिया जाता है और उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को केवल लखनऊ में नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में उसको ऊपर उठाया जाता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, 10 साल तक भारत का ग्रोथ रेट 10% करने की संभावना सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के अंदर है। इतना काम बाकी है यहां पर, खुश मत होइए, इतना काम बाकी है यहां पर। अगर वो काम कर दिए तो पूरा भारत ग्रोथ रेट अचीव करे न करे, उत्तर प्रदेश पूरे भारत का ग्रोथ रेट अचीव करके बैठ जाए। मित्रों, 2 दशक हिंदुस्तान के अंदर परिवर्तन के दशक रहे। 2 दशक में कई ऐसे राज्य बने हैं जिसके हर गांव में, हर घर में 24 घंटा अनइंटरप्ट बिजली पहुंच गई। कई ऐसे गांव राज्य बन गए हैं कि दूर सुदूर पहाड़ियों की चोटी पर या जंगल पर या नदी के किनारे से भी कोई टेलीफोन करता है तो केवल 7 मिनट के अंदर सभी सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस वहां पर पहुंच जाती है। कई ऐसे राज्य बने हैं जहां अरबों खरबों रुपयों का इन्वेस्टमेंट आया है। कई ऐसे राज्य बने हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की रोजगारी का 1/3 हिस्सा अपने राज्य में ले गए हैं। कई ऐसे राज्य बने हैं
जिसके गांव तो छोड़िए, कस्बों के और गांव की गलियों के भी सड़क बनने का काम समाप्त हो गया है। उसकी कंपैरिजन में उत्तर प्रदेश के अंदर कंपैरिजन में विकास नहीं हुआ है। कुछ चीजें कॉस्मेटिक तरीके से अगर बनाकर दिखा देनी है तब तो ठीक है, मगर इसको क्या सर्वांगीण विकास कहेंगे? इसको सर्वस्पर्शीय विकास कहेंगे? इसको सर्वसमावेशक विकास कहेंगे? ना जी। लखनऊ की सुंदरता बढ़ाने से उत्तर प्रदेश विकसित हो गया, ये भ्रांति सपा और बसपा को हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी को ये भ्रांति नहीं है। उत्तर प्रदेश के विकास का हमारा मतलब है मित्रों कि उत्तर प्रदेश के दूर सुदूर पूर्वांचल के गांव में 24 घंटा बिजली पहुंचे, मां बीमार पड़े तो 10 ही मिनट में उसकी सुविधा वाली अस्पताल के अंदर दाखिला हो पाए। इस प्रकार का विकास ये भारतीय जनता पार्टी का स्वप्न है। मित्रों, ये अवध की भूमि है। राम राज्य की कल्पना यहीं से पैदा हुई। गांधी जी ने जिसको राम राज्य कहा वो आदर्श राज्य इसी भूमि पर बना था, और वो राम राज्य की कल्पना को हमारे संविधान निर्माताओं ने कल्याण राज्य के नाम से संविधान के अंदर समाहित किया, और संविधान के जो लक्ष्य बनाए गए उसमें कल्याण राज्य मतलब वेलफेयर स्टेट की कल्पना कर दी गई। और वेलफेयर स्टेट बनाने का काम उत्तर प्रदेश में ही शायद सबसे अंत में होने जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश के ही कारण देश में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट बहुमत है। उसमें मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में कि आज भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ देश पर शासन कर रही है, तो केवल और केवल उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद के कारण कर रही है। अगर 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को न मिलते तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत न प्राप्त करती, और आज देश 30 साल के बाद भी एक पूर्ण बहुमत की सरकार को तरस जाता है। उत्तर प्रदेश के कारण ही आज 30 साल के बाद एक निर्णायक सरकार केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मित्रों, केंद्र के अंदर जो सरकार बनी है उसने अभी अभी 2 साल समाप्त किए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार ने 2 साल समाप्त किए हैं, और ये 2 साल जो सरकार के गए हैं वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसी बनने वाली है। ये 2 साल की सरकार का कामकाज से उत्तर प्रदेश की जनता निर्णय कर सकती है। हम एक ऐसे माहौल में शासन को प्राप्त किया था जब चाहू और भ्रष्टाचार, घोटाले और घपलों का एक साम्राज्य बना हुआ था। अंतरिक्ष, आकाश, जमीन, दरिया, पाताल, सब जगह पे घोटाले ही घोटाले थे। 12 लाख करोड़ रुपए के घोटाले कांग्रेस के शासन के अंदर हुए थे, और उत्तर प्रदेश की जनता इसको कांग्रेस का शासन न समझे। 10 के 10 साल समाजवादी पार्टी और बसपा ने वो कांग्रेस की सरकार का समर्थन किया था। मैं बिल्कुल बेझिझक कहना चाहता हूं कि यूपीए की सरकार सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों की सरकार थी जिसने देश में 12 लाख करोड़ के घोटाले किए। विकास ठप होकर पड़ा था, युवा हताश था, देश में एक प्रकार का औथार, एक प्रकार की निराशा का औथार देश के जनमानस पर छाया हुआ था कि देश किस दिशा में जाए। अटल जी की सरकार थी, 21वीं सदी शुरू हुई, एक कल्पना देश दुनिया भर के लोगों ने स्वीकार की थी कि 21वीं सदी ये भारत की सदी है। और जब 10 साल सोनिया मनमोहन की सरकार के, सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकार के समाप्त हुए, एक कल्पना दुनिया भर में चली गई, भारत के विकास की गाथा समाप्त हो गई। 2 ही साल के अंदर एक कल्पना फिर से पुनर्जीवित करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। आज पूरी दुनिया मानती है, पूरी दुनिया मानती है कि 21वीं सदी ये भारत की सदी है। मित्रों, एक निर्णायक सरकार नरेंद्र मोदी ने दी है इस देश को, लोकाभिमुख सरकार दी है, और इतनी सारी योजनाएं इस सरकार ने करी है कि जिस योजनाओं का अगर मैं पूरा सूची भी पढ़ने जाऊं तो बहुत बड़ा सूची हो जाएगा मित्रों, बहुत बड़ा सूची। और बहुत सारी योजनाएं इसमें सरकार ने की है, मगर 3 क्षेत्रों को इस सरकार ने मुख्यत्वे अपने कामकाज के लिस्ट में लिया है। सबसे पहले लिया है गांव को।
18,000 गांव ऐसे थे जिसमें 68 साल के बाद बिजली नहीं पहुंची थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया कि 2018 मई को 26 तारीख को देश में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर बिजली नहीं होगी, और उसमें से 8,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम हमने समाप्त कर दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सबसे ज्यादा बजट अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में दिया है तो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। हर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंचाने के लिए दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत की। गांवों के अंदर बहुत सारी, हर गांव को 80 लाख और हर कस्बे को 21 करोड़ रुपया देने का प्रावधान ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया गरीबों के लिए। और 60 साल से 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था, एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। इसके लिए जन धन योजना लाए और 17 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट 2 साल में खोलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त किया, और 60 करोड़ लोगों को अर्थतंत्र के साथ जुड़ाव का माध्यम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। रोजगारी के लिए मुद्रा बैंक योजना, स्टैंड अप, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया और मुद्रा बैंक एक ऐसा संपुट बनाया है जिसके माध्यम से रोजगारी इस देश के अंदर जनरेट होगी। 125 करोड़ के देश के अंदर कोई नौकरियां नहीं दे सकता। 125 करोड़ के देश के अंदर स्वरोजगारी को अगर महत्व नहीं देंगे तो बेरोजगारी की समस्या कभी दूर नहीं हो सकती। और मुद्रा बैंक योजना, अकेली एक ही योजना की मैं बात करना चाहता हूं। मुद्रा बैंक के माध्यम से एक ही साल में 3 करोड़ 84 लाख युवाओं को रोजगारी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, और 1,37,000 करोड़ रुपया उनको ऋण दिया गया है। मित्रों, बहुत सारी गरीबों की योजनाएं, उनका बीमा उतारने की बात हो, क्लेम मेडिकल इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस, उनके लिए सस्ती दवाई की 3,000 दुकानें खोलने की बात हो, बहुत सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। और कृषि को भी इस सरकार ने बहुत महत्व दिया है। कृषि के विकास के लिए आज शायद पहली रबी की सीजन ऐसी गई होगी, गत जो रबी की सीजन गई वो, कि जिसमें यूरिया के लिए लाठियां भांजनी न पड़ी हो। उत्तर भारत में हर बार यूरिया के लिए लाठियां भांजनी पड़ती थी। प्रधानमंत्री का कार्यालय कम से कम 15 मुख्यमंत्रियों की पत्रों से भर जाता था कि हमें यूरिया चाहिए, यूरिया चाहिए। इस बार एक भी मुख्यमंत्री का पत्र प्रधानमंत्री को नहीं पहुंचा है, क्योंकि यूरिया पहुंच गया है। सिर्फ यूरिया को नीम कोटेड कर दिया। नीम कोटेड करने से यूरिया की कालाबाजारी समाप्त हो गई और उनको पेस्टिसाइड की जरूरत भी कम हो गई। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अपने आप में एक इतनी संपूर्ण योजना भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने बनाई है कि बुआई से लेकर खलिहान तक कहीं पर भी अगर कुदरती आपदा आती है तो किसान को उसका मुआवजा इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सर्वे कर मिल जाएगा, और प्रीमियम भी 1.5% और 2.5% तक सीमित कर दिया गया है। पहले मुआवजे की राशि सीमित कर दी थी, इसलिए प्रीमियम कभी कभार तो 52% पहुंच जाता था। मुआवजे की राशि अनलिमिटेड कर दी और प्रीमियम को सीमित कर दिया, और खलिहान में पड़ी हुई फसल पर भी अगर बारिश गिरती है तो किसान के पास पैसा पहुंचे, ऐसी व्यवस्था कर दी। मगर उत्तर प्रदेश के अंदर इसके टेंडर भी समय पर नहीं निकल पाए। इस खरीफ में जिसने बैंक का ऋण नहीं लिया है, ऐसे सारे उत्तर प्रदेश के किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा नहीं मिलने वाला है। मित्रों, मैं मानता हूं कि योजनाएं बनती हैं, उसको नीचे तक पहुंचाने के लिए भी एक अलग प्रकार की मशीनरी चाहिए। प्रधानमंत्री इरिगेशन योजना और उसके बाद में आपदा सहाय की योजना भी बहुत अच्छे से बनाई है। कई प्रकार के काम की है मित्रों, इतनी सारी योजनाएं की है, और उसका परिणाम जो आया है वो आज दुनिया के सामने है कि परिणाम क्या आया है। मित्रों, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें देश के अर्थतंत्र में गति लाना, आज दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था किसी एक देश के अंदर है तो वो भारत के अंदर है। अंतिम क्वार्टर जो 15-16 का गया,
इसमें 7.9% ग्रोथ रेट भारत ने अचीव किया है मित्रों। बहुत समय के बाद एक 7.9% ग्रोथ रेट हमने अचीव किया है। हम 8.4 पर छोड़कर गए थे, कांग्रेस ने 4.4 दिया था, हम फिर से 7.9 पहुंचाए हैं। कांग्रेस आती है तब ग्रोथ कम होता है, भाजपा आती है तब ग्रोथ बढ़ता है। इसका उदाहरण अटल जी 8.4 छोड़कर गए थे, सोनिया मनमोहन 4.4 छोड़कर गए, अभी हमने 7.9 तक पहुंचाया है। ये भारतीय जनता पार्टी विकास करती है, इसका फायदा उदाहरण है मित्रों। वन रैंक वन पेंशन की समस्या कितने समय से वन रैंक वन पेंशन की समस्या का कोई निपटारा नहीं हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ही साल के अंदर वन रैंक वन पेंशन की समस्या का निपटारा कर दिया। नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छ भारत अभियान, ये सारी योजनाएं ऐसी है, ये सारे प्रकल्प ऐसे हैं जो सीधी सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, मगर सरकार ने जनता को, जन भागीदारी को लोगों की समस्या के निवारण के लिए जोड़ने का एक अद्भुत नया प्रयोग किया और उसका परिणाम ये तीनों समस्याओं में बहुत अच्छा मिला है। मैं मानता हूं मित्रों, एक सर्वांगीण विकास की ओर देश आगे बढ़ रहा है, मगर हमारे यहाँ संविधान ने फेडरल स्ट्रक्चर को स्वीकार किया है। फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य क्या करेगा और केंद्र क्या करेगा उसकी स्पष्ट भेद रेखा बनाई हुई, और जन कल्याण के जितने भी कार्यक्रम है, जन कल्याण के जितने भी डिपार्टमेंट है, वो सारे के सारे राज्यों के जिम्मे हैं। मानो शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, सफाई, ग्रामीण रोड, ये सारी चीजें जो है, विद्युत का वितरण, ये सारी चीजें राज्य के माथे हैं। केंद्र सरकार कितना भी कर ले, योजना है 14वें वित्तीय आयोग ने, मतलब मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं, 13th फाइनेंस कमीशन में उत्तर प्रदेश को 2,80,467 रुपया मिला था 13th फाइनेंस कमीशन में, और 14वें फाइनेंस कमीशन में जो बीजेपी सरकार आने के बाद जिसकी रिपोर्ट बनी उसमें 7,10,966 करोड़ रुपया देने का प्रावधान किया। सिर्फ फाइनेंस कमीशन के एक ही 5 साल में 4 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया उत्तर प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया। ग्रांट इन एड में 5 साल में 20,000 करोड़ ज्यादा आएगा। लोकल बॉडीज की ग्रांट के अंदर 45,000 करोड़ रुपया ज्यादा मिलेगा। कुल योग बना लेते हैं तो 5 साल के अंदर 4,65,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के पास, यूपीए सरकार के पास, जो उनकी समर्थित सरकार थी, उससे ज्यादा भाजपा की सरकार भेजने वाली है। सालाना करीब 1 लाख रुपया। मैं भाई अखिलेश को विनम्रता से एक सवाल पूछना चाहता हूं, अखिलेश ये 1 लाख रुपया, 1 लाख करोड़ रुपया कहां जा रहा है? मैं तो दौरा कर रहा हूं ट्रेन से, गाड़ी से, कार्यकर्ताओं के साथ, कहीं पर उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं पड़ता ये पैसा कहां जा रहा है। मिसमैनेजमेंट की परम सीमा है मित्रों। 14वें वित्तीय आयोग का 60 से ज्यादा जिलों का कार्य योजना नहीं मिला है, ग्रांटी नहीं मिलेगी। 60 से ज्यादा जिलों का 14वें वित्तीय आयोग का कार्य योजना अभी तक नहीं बना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ग्रांट तो केंद्र सरकार देगी, मगर एजेंसी जो राज्य सरकार ने फाइनल करनी थी, मेरे कानपुर अधिवेशन तक एजेंसी फाइनल नहीं हुई है, अभी हुई नहीं हुई मुझे मालूम नहीं है, मगर होगी तो भी खरीद तो गया। अब जो योजना किसानों की भलाई के लिए बनी है, जो योजना गांवों की भलाई के लिए बनी है, जो योजना कस्बों की भलाई के लिए बनी है, इनकी आलस या तो अकर्मण्यता के कारण आज नीचे तक नहीं पहुंच रही है। मैं मानता हूं मित्रों कि कोई भी सरकार कितना भी करे, मगर जब तक राज्य सरकार इसको इंप्लीमेंट नहीं करती ये चीजें नीचे नहीं पहुंचती। और यूपी का विकास मित्रों सिर्फ यूपी का विकास नहीं है, यूपी का विकास का मतलब है देश का विकास। यूपी अगर देश का ग्रोथ इंजन बनता है तो ये देश विश्व में सर्वाधिक स्पीड से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने से कोई नहीं रोक सकता। 20 करोड़ का एक प्रदेश अगर देश का ग्रोथ इंजन बनता है,
पश्चिम के प्रदेशों की तरह, गुजरात की तरह, महाराष्ट्र की तरह, मध्य प्रदेश की तरह, छत्तीसगढ़ की तरह यहां पर अगर विकास होता है तो देश को दुनिया में सबसे फास्ट बढ़ती अर्थव्यवस्था बनते हुए कोई नहीं रोक सकता। मैं अखिलेश भाई से और बाकी लोगों से इतना ही पूछना चाहता हूं कि जो गुजरात के युवा का अधिकार है देश के खजाने पर, वो यूपी के युवा का है या नहीं? महाराष्ट्र हरियाणा के युवा का, बेंगलोर के युवा का अधिकार है, वो यूपी के युवा का है या नहीं है? है तो इसको कौन छीन रहा है? यूपी की जनता ने जवाब ढूंढना पड़ेगा मित्रों। ये अधिकार से कौन महरूम कर रहा है यूपी के युवा को? भारत सरकार कर रही है। मैं स्पष्ट किसी भी चर्चा में जाने के लिए तैयार हूं। इसका जवाब है ना जी। भारत सरकार ने एक समान तरीके से, बल्कि उत्तर प्रदेश को ज्यादा तवज्जो दी, इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री यूपी से है, इसलिए क्योंकि यहां विकास की जरूरियात ज्यादा है, इसलिए यूपी को ज्यादा सहायता देना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का 2 साल में रुक रहा है, मगर नीचे तक विकास नहीं पहुंचता है। अगर वो पहुंचाना है तो यहां पर ठीक करना पड़ेगा। अभी मैं देख रहा था अखिलेश जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उन्होंने कहा भाई विकास हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? मुझे तो देखकर हंसी आई। मैं बहुत सालों से सरकार में भी रहा हूं, संगठन में रहा हूं, सार्वजनिक जीवन में रहा हूं। जिस राज्य की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति खराब हो वहां विकास हो ही नहीं सकता। विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, उद्योग लाना है, नौकरी लानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है, तो इसकी मूल जरूरियात है कि वहां कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हो। और उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था की परिस्थिति मूलतः पूरे देश के अंदर सर्वाधिक खराब अगर कोई राज्यों में 2, 3, 4 राज्यों में है तो उसमें से एक उत्तर प्रदेश के अंदर है। और जब भारतीय जनता पार्टी कोई मुद्दा उठाती है तो उनको कहते हैं कि चुनाव राजनीतिकरण कर रहे हैं। मित्रों, मुझे एक बात बताइए, मथुरा के अंदर बीचों बीच 2 साल से कुछ लोग जमीन हत्या कर बैठ गए हैं। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, लाइव जा रहा है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सरकार के संरक्षण में वो जमीन हत्याने का काम हुआ था। और जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको खाली कराने का ऑर्डर करती है, अमल करने के लिए पुलिस अधिकारी जाते हैं और 2 पुलिस अधिकारी मार दिए जाते हैं। ये चुनावी मुद्दा नहीं है क्या? चर्चा का मुद्दा नहीं है? अगर आप मानते हैं कि चुनावी मुद्दा नहीं है तो आप निंद्राधीन हो भाई। चुनावी इसीलिए है कि इस प्रकार की सरकारों को उखाड़कर फेंक दिया जाए। चुनावी इसलिए होता है। एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां अवैध जमीनों का कब्जा न कर लिया हो। किसके संरक्षण में होता है कब्जा? कौन, किसके आशीर्वाद है उस पर? क्या कर रहे हैं कानून और व्यवस्था की स्थिति? क्या कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी? गरीब आदमी की जमीन हो या सरकार की जमीन हो, कोई भी हथिया लेगा? इस प्रकार का शासन उत्तर प्रदेश को, युवाओं को चाहिए। ये निर्णय करना है। और भारतीय जनता पार्टी, आप जो रोना है रो, इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाकर हम मैदान में जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश का कानून और व्यवस्था का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। कैराना के पलायन को भी हम हल्के से नहीं लेते हैं मित्रों। अब कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर के कारण पलायन हुआ, तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी ओबामा की है क्या? लॉ एंड ऑर्डर के कारण पलायन हुआ तो भी आपकी जिम्मेदारी है भैया। और मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, महेंद्र मोहन जी का बीपी थोड़ा बढ़ने लगा है तो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, मगर मैं बताना चाहता हूं मित्रों, बहुत सारे कैराना यूपी में पड़े हुए हैं, बहुत सारे। डेमोग्राफिक चेंज जो नेचुरल कोर्स में हो, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं है, मगर जनता सच्चाई जानती है। लोग सच्चाई जानते हैं कि पलायन क्यों हो रहा है और उसको रोकना चाहिए। उसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में और रोड पर संघर्ष करने में दोनों तरीके से आगे बढ़ेगी। इसमें हमारे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं। मित्रों, अभी एक अजीब प्रकार का नाटक मैं टीवी पर देखा। चाचा ने किसी को शामिल कर दिया, भतीजे ने निकाल दिया। उनको ऐसा लगा कि हमारा रिकॉर्ड बहुत सुधर जाएगा। भैया,
मैं आपको इतना ही पूछना चाहता हूं कि आपने मुख्तार अंसारी की पार्टी को जो आप मर्ज किया था वो निकाल दिया, अतीक अहमद का क्या करोगे? अतीक अहमद को आप क्या सर्टिफिकेट दे रहे हो भाई? 2012 में यही अतीक अहमद को अखिलेश जी ने रोका था, 14 में पिछले दरवाजे से लेकर आ गए क्योंकि जनता भूल गई, मगर 16 में अतीक और मुख्तार दोनों को हम याद कराने वाले। अखिलेश, याद रखिए, आपकी पूरी पार्टी इस तरह के माफियाओं से भरी पड़ी है और ये चुनावी मुद्दा है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक मुद्दा नहीं है। अगर चुनाव के पहले ही इस तरह के आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को यहां ला दिया जाएगा तो कैसे यूपी आगे बढ़ेगी? मित्रों, ये सरकार का कोई मालिक नहीं है, कौन चलाता है मुझे तो मालूम ही नहीं। कभी कोई एक चाचा का नाम देता है, कभी कोई दूसरे चाचा का नाम देता है, कभी नेताजी स्वयं चित्र में आ जाता है, कभी अखिलेश जी आ जाता है, तो कभी आजम खान आ जाते हैं। मालूम ही नहीं पड़ता सरकार कहां से चल रही है। और इतने बड़े सूबे का शासन इस तरह से मित्रों नहीं चल सकता। 15 साल से समाजवादी पार्टी, बसपा, समाजवादी पार्टी एक क्रम उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाया है। आज जागरण के इस फोरम के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश की जनता को निवेदन करने आया हूं। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत द्रुत गति से आगे चल रहा है। दुनिया में आज मोदी जी के नेतृत्व की स्वीकृति है। पूरा देश विकास के रास्ते पे आगे बढ़ चला है और यूपी ने अब पिछड़ना नहीं चाहिए। सपा और बसपा दोनों विकास दे नहीं सकते हैं। सपा आती है तो बसपा हम इनके भ्रष्टाचारियों को, इनके गुंडों को जेल में डालेंगे कर सत्ता में आ जाते हैं। बसपा आती है तो सपा कहती है हम बसपा के भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे। आपने किसी को जेल में जाते हुए देखा है? पूरी यूपी की जनता को पूछिएगा, भैया किसी को जेल में जाते हुए देखा है? कोई नहीं डालेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के संरक्षक है। उनको रोकने का काम अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और कोई नहीं। और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें 73 सांसद दिए हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि उत्तर प्रदेश के हर गरीब तक, हर मजलूम तक, हर गांव तक, हर कोने तक विकास को पहुंचाए। मगर विकास पहुंचाने का जो एजेंसी है आज हमारे पास में नहीं है। एक बड़े बिजली के कारखाने में बिजली का उत्पादन तो होता है, HT लाइन में बिजली भी आप डाल देते हो, मगर उसको घर तक पहुंचाना है तो डीपी चाहिए। वो डीपी है लखनऊ की सरकार, वो हमारे पास नहीं है। ये जली हुई डीपी है, आप तक बिजली नहीं पहुंचा सकती। और जली हुई डीपी को आप बदल दीजिए, बदलेंगे तभी जाकर घर में बिजली आएगी। मित्रों, जागरण फोरम ने ये जो संवाद रखा है, आज सभी पार्टियों ने अपना अपना विचार रखा होगा। मेरे पार्टी के भी कुछ नेताओं ने मुझसे पहले विचार रखे हैं, मगर मैं उत्तर प्रदेश के अंदर जब तक सुशासन नहीं आता, देश की विकास की गाथा अधूरी रहेगी और उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय होता रहेगा। तो मैं आप सबको जागरण फोरम के माध्यम से ये निवेदन करने के लिए आया हूँ कि उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो द्रुत गति से विकास का रथ लेकर निकली है, उसमें उत्तर प्रदेश छूट जाए, भाजपा की एक सरकार बने, मजबूत सरकार बने और बाद में 5 साल के बाद हम ईफ एंड बट्स, अगर और मगर लेकर नहीं आएंगे। एक बार आप वोट दीजिए, दूसरी बार आपके वोट पर हमारा अधिकार होगा। इतने आत्मविश्वास से कहता हूं, विकास भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को एक बार मौका मिला, चाहे गुजरात हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, गोवा हो, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी बार बार चुनकर आई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस में मानती है। हम पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को चरितार्थ करते हैं, कल्याण राज्य बनाने का स्वप्न भी रखते हैं, उसको जमीन पर उतारने का मादा भी रखते हैं। तो एक मौका अब सपा और बसपा छोड़कर यूपी की जनता भारतीय जनता पार्टी को दे, यही अभ्यर्थना के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।
आपसे निवेदन है कि ये फोरम है जो प्रदेश के स्पीकर महत्वपूर्ण अवसर है, कृपया इस कानून और पब्लिक का सदुपयोग करें, स्पष्ट इस्तेमाल करें। हमारे विषय की जो आपके बीच में होंगे इस समय का उपयोग करना ही हमारा काम है। अमित शाह जी, मैं अखिलेश यादव को वीडियो से पहले मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा। सवाल उत्तर प्रदेश जो कि बड़ा बैटल ग्राउंड करने जा रहा है आपके लिए, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा होगा कि आपका यहाँ सीएम का चेहरा कौन होगा, क्योंकि एसपी और बीएसपी दोनों के पास सीएम का चेहरा है। देखिए, सीएम का चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने भी तय नहीं किया है कि हम चेहरा तय करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर पार्टी विचार करेगी। मगर मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो भी उत्तर प्रदेश में भाजपा का अगला सीएम बनेगा वो उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाएगा। ये पार्टी की ओर से मैं पूरे यूपी की जनता को आश्वस्त दूंगा। माननीय अमित शाह जी, मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूँ। मैं हरपाल सिंह जग्गी, अध्यक्ष गुरुद्वारा सदर लखनऊ। सर, एक बात पूछना चाहूँगा, अल्पसंख्यक और अति अल्पसंख्यक वर्ग के लिए आपकी पार्टी की क्या नीति? देखिए, हम सबका साथ सबका विकास में मानते हैं। लाइट आएगी तो अल्पसंख्यक के यहाँ भी आएगी, बहुसंख्यक के वहाँ भी आएगी। शिक्षा पहुँचेगी तो सबके यहाँ पहुँचेगी, पानी पहुँचेगा तो सबके। हम लैपटॉप की तरह फायदा नहीं बांटेंगे, एक समान तरीके से बांटेंगे। नाम बताइए और बिल्कुल छोटा। मेरा नाम अर्जुन आर्य है और मैं माननीय अमित शाह जी ने जैसा कि अभी कहा था कि भाई बीएसपी और सपा जब चुनाव में आते हैं तो कहते हैं कि हम इनको अंदर कर देंगे भ्रष्टाचार के मामले में, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जब आप लोकसभा में का चुनाव लड़ते हैं और आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब और इस तरह की बड़ी बातें करते हैं कि भाई सोनिया और राहुल को फांसी पे चढ़ा देंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते हैं। ऐसा हमने नहीं कहा। मैं वीरेंद्र त्रिपाठी, अटेवा पेंशन बचाओ मंच से। सर, आपने भी कहा था कि जो युवाओं के लिए पूरा साथ दे रहे हैं। युवा जो है कर्मचारी वो पूरे घर को लेकर चलता है। पिछले 10-11 साल से युवा का निराशा भरा जीवन व्यतीत कर रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि जो 10 लाख कर्मचारी पूरे प्रदेश भर में है, आपके केंद्र में 44 लाख कर्मचारी हैं, वो बिना पेंशन के उनका परिवार सफर कर रहा है। इसके लिए क्या विचार है? इसके लिए सफर कर रहा है पुरानी पेंशन बहाली के लिए सर। राज्य सरकार का या केंद्र सरकार? सर, केंद्र सरकार से पद हुआ 1 अप्रैल 2004 में और प्रदेश सरकार में 1 अप्रैल 2005 में। केंद्र सरकार का अगर है तो मुझे दीजिए, निश्चित निराकरण आएगा। हमने तो बहुत सारे निराकरण करे हैं। जिनकी पेंशन 80 रुपया, 70 रुपया, 50 रुपया थी, मिनिमम 1000 रुपीज हमने ही कर दी। और राज्य सरकार का है तो सरकार बदल दो, बाद में तुरंत करेगी। अमित जी, मेरा नाम डॉक्टर सूर्यकांत है। मैं यहाँ चिकित्सा विश्वविद्यालय में चिकित्सक हूँ और अपनी इंडियन चर्च सोसाइटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। मेरा सवाल ये है कि सोशल परसेप्शन एक बन गया है इस समाज में कि पटरी उखाड़ दो, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दो, अराजकता फैला दो तो आपकी बात सुन ली जाएगी, और शांति के साथ बात नहीं कहेंगे तो बात आपकी बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। ये जो सोच है ये कैसे बदलेगी आपकी सरकार? हमने बदल कर दिखाया है। आप गुजरात जाकर देखिए, भाजपा की सरकार बनने से पहले सरकारी कर्मचारियों पर हमले 1000 में 630 पर होते थे, आज 1000 में आधे व्यक्ति पर हमला होता है। हमने परसेप्शन बदल दिया कि मांगोगे तो ही मिलेगा। ये परसेप्शन अभी भी बदला है। केंद्र सरकार ने भी इसमें काफी बदलाव किया। कोई आंदोलन करे, मगर मैंने अभी कहा कि जिनका पेंशन 50, 80, 100 रुपया था, किसी ने मांग नहीं की थी, मगर मानवीय रूप से 100 रुपया का पेंशन भेजना केंद्र सरकार को ठीक नहीं करता था, लगता था। हमने मिनिमम पेंशन सबका 1000 रुपया कर दिया। कोई मांग करे, कोई डॉक्टर ने मांग नहीं करी थी 65 साल करो,
समय की जरूरत थी, 65 साल हमने कर दी। आप यहाँ पर भी सरकार बदल दो, इसी तरह का शासन है। मैं रंजीत सिंह, पार्षद नगर निगम लखनऊ। मैं अभी जब सुबह अखिलेश यादव जी आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो वो कह रहे थे कि केंद्र सरकार से 9,000 करोड़ रुपया जो है प्रदेश सरकार को कम मिला है। मैं माननीय शाह जी से जानना चाहता हूँ कि अब तक केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को आखिर पैसा कितना दिया है? मैंने अभी आंकड़े दिए आपको कि पहले 13वें वित्तीय आयोग जो फाइनेंस कमीशन बना था, उसके 5 साल के काल के अंदर 2,80,000 करोड़ मिले थे, और हमारे समय में जो वित्तीय आयोग ने राशि तय की है ये 7,40,000 करोड़ से ज्यादा। छोटा सवाल रखिए। हाँ, मैं देव भट्टाचार्य, अध्यक्ष IODF। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारतवर्ष को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाएगा, मैं आपका ध्यान एक तरफ आकर्षित करना चाहता हूं कि आपके केंद्र सरकार के भारतीय खाद्य निगम में इतना भ्रष्टाचार है कि आज हमारे प्रदेश के किसान मर रहे हैं। राइस मिल आधे से ज्यादा बंद हो गया। अभी इसी 29 तारीख को हमने रामविलास पासवान सवाल पूछिए, छोटा सवाल। तो इस भ्रष्टाचार को अगर नहीं खत्म करेंगे तो किसानों को उनका मूल्य भी नहीं मिल रहा है। देखिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भी बहुत सारे काम हुए, मैं आपके सवाल को टालना नहीं चाहता, मगर मैं इतना निश्चित रूप से कहता हूं कि 1-2 साल में पूरा ऑडियंस बैठा है, एक कोई बड़ा घोटाला हुआ हो केंद्र सरकार का तो नाम बताए। ये तो बहुत बड़ा घोटाला ये चल ही रहा है। अरे भैया, आपकी निजी समस्या एक अलग बात है, उसको भी ये समस्या नहीं, पूरे प्रदेश के राइस मिलरों की। ठीक है, आपका सब हो गया। 40,000 रुपए गाड़ी में रिश्वत आपका हो गया सवाल। आपकी जो समस्या है मुझे मेल कर दीजिए, इस पर जरूर हम विचार करेंगे। मगर मेरा भ्रष्टाचार से कहने से तात्पर्य है 2G घोटाला, इसरो का घोटाला, सबमरीन खरीदने में घोटाला, एयरबस खरीदने में घोटाला, आदर्श सोसाइटी का घोटाला, CWG का घोटाला, कोयला खदानों का घोटाला। आप समझ में आ रहा है घोटाला किसको कहते हैं, स्केल क्या है? वो स्केल के करप्शन को हमने समाप्त कर दिया है। इसमें केवल मैं नहीं, हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। कुछ तानाशाह कहेंगे, कुछ ये कहेंगे, वो कहेंगे, सब करेंगे, मगर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। मैं भारत भूषण गुप्ता, प्रेसिडेंट लखनऊ दाल एंड राइस मिलर एसोसिएशन। आदरणीय अध्यक्ष, यहाँ दाल का खपत पूरे हिंदुस्तान में लगभग जो सरकारी आंकड़े हैं 2,35,00,000 टन है, और पैदावार करीब 1,70,00,000 टन है। लगभग 65 से 70 लाख टन हम लोगों को बाहर से मंगाना पड़ता है। केंद्र सरकार ने पिछले बार समय से दलहन नहीं मंगाया और बाजार बहुत तेज हो गए, जिसका खामियाजा व्यापारियों को भुगतना पड़ा। अगर आप समय पे इस बार समय पे दाल मंगाने का भी कार्यक्रम हुआ है, और लॉन्ग टर्म इसकी खपत मतलब जरूरियात कम हो, दलहन का उत्पादन बढ़े, इसके लिए दलहन को पहली बार मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस से मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर परचेज करने का भी निर्णय ले लिया गया है, और उसका रुतबा बढ़ भी है। पवन मनोचा, अध्यक्ष लखनऊ युवा कांग्रेस। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या हो गया कि 42 दिन व्यापारियों की दुकान बंद रहती है और आदरणीय वित्त मंत्री अपनी जिद पे अड़े रहते हैं? आप व्यापारियों की सरकार के 73 सांसद थे, ऐसा कौन सा नीति आयोग आपने बना दिया जिससे 9,000 करोड़ प्रदेश का चला गया? अपराध मुक्त होने की बात करते हैं, क्या हरियाणा और दिल्ली अपराध मुक्त हो चुका है? जी, हरियाणा और दिल्ली में एक भी मथुरा नहीं हुआ। आदरणीय अध्यक्ष, नमस्कार। मैं मनीष खेमका, ग्लोबल टैक्स पेयर ट्रस्ट से। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया हो और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी है। आजादी के बाद इतनी बड़ी उपलब्धि देश को पहली बार मिली है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो जिन लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है उनको रिटर्न गिफ्ट के रूप में भी क्या मोदी सरकार कुछ दे रही है? जरूर देगी भैया। देखो, जिन्होंने 1 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है, केंद्र सरकार ने तय किया है कि 1 करोड़ लोगों ने सब्सिडी छोड़ी है, मगर 5 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस का सिलेंडर देगा। तो 1 के सामने 5 का आशीर्वाद उसके साथ जरूर लग जाएगा, वो बूढ़ी माँ जरूर आशीर्वाद दे देगी। 1 के सामने 5 का आएगा। नाम बताइए सर, मैं अजय कुमार, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से क्वेश्चन करना चाहता हूँ
कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन संविधान में जो दिए हुए अधिकार हैं दलितों के, पदोन्नत में आरक्षण का बिल लोकसभा में पास नहीं हुआ, राज्यसभा में पास हुआ है। हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी अगले सत्र में लेकर आने वाली अमित जी नमस्कार, मेरा नाम राघवेंद्र सिंह राजू है। 1981 में सर विकास भवन का जो निर्माण हुआ था और विकास भवन में तब 75% जो है वेतन केंद्र सरकार देती थी और 25% वेतन प्रदेश सरकार देती थी। मौजूदा समय में 60% वेतन प्रदेश सरकार 60% वेतन केंद्र सरकार देती है और 40% वेतन प्रदेश सरकार दे रही है। लेकिन मैं देख रहा हूँ विकास भवन जितने भी, मेरा सवाल सिर्फ यह है कि विकास भवन पर जो नियंत्रण होना चाहिए, हम देखते हैं कि माननीय सांसद लोगों को तमाम कमेटियों का अध्यक्ष तो बनाया गया है, लेकिन उन जिला के अधिकारी या जिला के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार के ही इशारे पर काम कर रहे हैं, वो मीटिंग हो नहीं रही। चलिए, मेरे एकदम ध्यान नहीं है समस्या का, मैं देखूंगा क्या हो सकता है। नाम बताइए। हाँ, मैं रामचंद्र, महामंत्री नगर निगम पंचायत संघ लखनऊ। सर मेरी एक आपसे अध्यक्ष जी आपसे एक निवेदन यही है कि जो पुरानी पेंशन योजना लागू थी वो कर्मचारियों के लिए, वो अब बंद कर दी गई केंद्र सरकार से, और व्यवहारिक रूप में अर्जित अवकाश जो सभी प्रदेश के कर्मचारियों को मिलता था वो भी केंद्र सरकार ने बंद कर दिया। कौन सी पेंशन योजना बनती थी? नहीं, 1 अप्रैल 2013 नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए जो पुरानी पेंशन योजना थी उसको बंद कर दी गई। मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। सरकारी कर्मचारी है सर, मेरा नाम निखिल तिवारी है, मैं युवा हूँ। एक युवा होने के नाते एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि सभी पार्टियाँ युवा कहती हैं कि मैं युवा के लिए कुछ करूँगा, तो 2017 में जब चुनाव आएगा तो युवा क्या अहम रोल प्ले करेंगे आपकी पार्टी में, या उनके लिए क्या जगह मिलेगी? भाजपा में हर बार युवा अहम रोल करता है, इस बार भी करेगा। थैंक यू अखिलेश। और अभी आप अपने प्रश्नों के जवाब पा रहे थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी से। जागरण फोरम 2016 देश का